नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकारों को देख रहे थे, तो मौलिक अधिकार की सीरीज़ में ये आज हमारा आखिरी वीडियो है। इसमें हम देखने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका कि वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो देखिए, जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के संबंध में ये जो प्रावधान किए गए हैं, ये सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में किए गए हैं, ये हमको याद रखना है। अनुच्छेद 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए कई सारे प्रावधान करेगी, या अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उनके संवर्धन के लिए कई सारे प्रावधान करेगी, और या फिर उनमें ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगी जिससे कि इनको कोई हानि या क्षति पहुंचती हो। अनुच्छेद 30 बात करता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। यहाँ पर अनुच्छेद 30 बोलता है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वे अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें कि उनके भाषा, लिपि और संस्कृति की शिक्षा दी जा सकती है। और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार भी अनुच्छेद 30 के तहत उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अल्पसंख्यक से तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग या ऐसा समूह जो कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर पिछड़ा है। यहाँ पर सिर्फ भाषाई, लिपि और संस्कृति के आधार पर पिछड़े हुए लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। अगला है हमारा मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, जिसका कि वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था इसलिए क्योंकि आप लोग सब जानते ही होंगे कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर 300A में या 300A में कानूनी अधिकारों के तहत ला दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, तो ऐसा करने के पीछे या 31 से जो 31 था हमारा संविधान का अनुच्छेद 31, इससे जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों से हटाने का कारण क्या था? तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कई सारे भूमि सुधार संबंधी कार्य प्रारंभ हुए। उसी क्रम में जो आपका जमींदारी उन्मूलन का भी कार्य प्रारंभ हुआ। अब वहाँ पर समस्या क्या आई कि जो भी जमींदार लोग थे उन लोगों ने अपनी भूमि को देने से मना कर दिया, और जो ये कार्य किया जा रहा था सरकार की तरफ से उसको असंवैधानिक बताया, क्योंकि असंवैधानिक था। संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार था। तो इसलिए कई सारे राज्य थे, उन लोगों ने इस कार्य को वैधानिक बताया। लेकिन जो जितने भी ज़मींदार लोग थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ से वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने याचिका लगाई। तो इस सब विवाद को देखते हुए संसद ने इसमें कुछ संशोधन किए और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार उन लोगों ने बना दिया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से पहले कई सारे सुधार किए गए इसमें, लेकिन अंतिम रूप से इसको आपके मौलिक अधिकारों से बाहर ही करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जितने भी विकास कार्य होते हैं आज देश में, आपने देखा होगा रोड, सड़कें डाली जाती हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, तो उसके लिए कई सारी भूमियों का अधिग्रहण किया जाता है। अगर संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार होता तो ये इतना सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर क्यों किया गया। कब किया आप लोगों को पता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। तो यहाँ पर कई लोग जो नए लोग होंगे, उनको शायद नए बच्चे होंगे, नया पढ़ना शुरू किया होगा इंडियन पॉलिटी, तो उन्हें लगता होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शायद संवैधानिक संशोधन से। तो यह संशोधन नहीं है। देखिए, जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है सरकार के द्वारा या उनका अतिक्रमण किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मौलिक अधिकार हैं, उनमें उस पर कोई भी वायरस या कोई भी रोग लगा, मतलब सरकार के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उस रोग को या उस वायरस को दूर करने के लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट एक इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन क्या होगा, वो 5 रिट जो हैं
आगे हम बात करने वाले हैं 5 रिटों की। तो उन रिटों के माध्यम से आपके जो मौलिक अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन के द्वारा उसको, जो भी आपके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, उस रोक को दूर करेगा। तो यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों क्या हो रहा है, उपचार हो रहा है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके तहत अनुच्छेद 32(1) में जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, मतलब अनुच्छेद 32(1) के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो भी ऐसा कानून बनता है जिसमें कि लगता है कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब उसको एक बार रिव्यू करने के लिए अपने पास बुला सकता है। उसे लगता है कि ये जो कानून है इससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो उस कानून को वो समाप्त कर सकता है या फिर उसे किसी भाग को शिथिल कर सकता है जिस कानून का जो भाग मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है। ठीक है। अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किसके तहत, याद रखना आप लोग, 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है मौलिक अधिकारों के हनन के क्षेत्र में, या जब हनन होता है तो उस परिप्रेक्ष्य में 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट वही 5 रिट जारी करता है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। अनुच्छेद 32(2) में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर रहा है। ये रिटें सिर्फ जब मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है उस केस में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 226 में वही 5 रिटें हाई कोर्ट जारी करता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और बढ़ जाता है, क्या कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के मामले में तो रिट जारी करता ही है, साथ में जब भी आपके कोई भी कानूनी अधिकार का भी हनन होता है या किसी अन्य अधिकार का भी हनन होता है तो उस केस में भी हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। तो इस केस में थोड़ा सा हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, कहने के लिए, वैसे नहीं है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के मामले में। 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अर्थात अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आंसर आप लोगों को पता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर? प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जब भी प्रश्न आएगा उसमें पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपको सिर्फ प्रस्तावना आंसर लगाना है। और जब पूछा जाएगा कि B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आपको अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आंसर में टिक करना है अपने। ठीक है। तो हम देख लेते हैं रिट। जो 5 प्रकार की रिटें हैं वे कौन कौन सी हैं। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए, समझ में आ रहा है, बंदी को प्रत्यक्ष करना किसके? न्यायालय के, है ना। न्यायालय के या मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष करना कितने घंटों के अंदर? 24 घंटों के अंदर। मतलब जब भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उस बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय या फिर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लेकिन इसमें जो आवागमन का समय है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगली रिट है परमादेश। तो देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए ये रिट जारी कर सकता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का या जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए परमादेश के माध्यम से बाध्य कर सकते हैं। अब इस केस में ये परमादेश कभी भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। इसी के साथ प्राइवेट कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। अगली रिट है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध जो रिट है ये उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय पर जारी कर सकते हैं। किस केस में? हाई कोर्ट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ये चीज़ जारी कर सकती है। कैसे? जब भी कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के किसी केस पर सुनवाई कर रहा है
तो इस केस में क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के किसी केस पर सुनवाई करता है तो उस पर हाई कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है। यदि हाई कोर्ट किसी ऐसे मामले में सुनवाई कर रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई जा सकती है प्रतिषेध के माध्यम से, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर ही प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है, ठीक है। जब भी वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय उस निचले न्यायालय पर प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ये रिट क्या है, सिर्फ जो न्यायालयों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेषण, तो ये रिट भी सेम है, एक जैसी समझ लीजिए इसको, ये भी न्यायालयों से संबंधित है और ये रिट भी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय पर लगाता है। जैसे आपने देखा, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी केस अपने कार्य करते हैं तो उस पर रोक लगा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लंबित मामला है जो कि निचले न्यायालय पर चल रहा है लेकिन वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या फिर उन पर डिसीजन भी आ चुका है, तो क्या करेंगे, उच्च न्यायालय जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचले न्यायालयों से या तो उस डिसीजन को या उस केस को रद्द कर देंगे या फिर उस केस को अपने पास बुला लेंगे कि आप उस पर सुनवाई नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको हमारे पास भेजिए, ठीक है। तो ये क्या हुई आपकी उत्प्रेषण, मतलब ऊपर भेज दीजिए, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण ऊपर भेजना, ठीक है। तो ये यहाँ पर उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि निचले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से वो चीज़ बाहर है। अगला है आपका अधिकार प्रेक्षा, मतलब अधिकार पूछना कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकार प्रेक्षा के माध्यम से मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि किसी अवैधानिक तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है और उस पर कार्य करता है, तो यहाँ पर रिट के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे ये पूछ सकते हैं कि आपने किस अधिकार से आप इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो उसका जवाब देगा जो भी व्यक्ति होगा। मान लीजिए हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो उसको वो पद छोड़ना होगा, अगर संतुष्ट हो जाता है तो वो अपने पद पर यथावत कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार पूछा जाता है, जो भी किसी अवैधानिक तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है, उस पर कार्य करता है, तो उससे कोर्ट पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी पांचों रिटें जो कि अनुच्छेद 32(2) के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। इसके बाद है हमारे मौलिक अधिकारों में, हमने देखा भाग 3 के अंदर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो देखिए मौलिक अधिकार तो 32 तक ही हैं, 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 प्रावधान करता है कि जितने सशस्त्र बल हैं, पुलिस है या खुफिया विभाग हैं, है ना, तो इनमें जो कार्य करने वाले लोग हैं तो उनके कई सारे मौलिक अधिकारों को शिथिल कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कई सारे मौलिक अधिकार उनके समाप्त कर दिए जाते हैं। जो भी आपके सशस्त्र बल में कार्य करने वाले जो सैनिक हैं, इन्हें कई सारे मौलिक अधिकार नहीं होते या इनको कई सारे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद 33 में। 34 बोलता है कि जब भी मार्शल लॉ लागू है कहीं पर, ठीक है, मतलब सैनिक शासन लागू हो जाता है किसी स्थान पर, तो वहाँ पर कई सारे मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला है आपका 35। तो 35 के विषय में थोड़ा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 35 बोलता है कि भाग 3 में वर्णित जितने मौलिक अधिकार हैं, इनका क्रियान्वयन करने के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद को दी गई है। तो भाग 35, अनुच्छेद 35 के तहत संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी कानून बना सकता है। यह अधिकार हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद 35 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो गए हैं लगभग। अब हमें देखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको समाप्त करने के कुछ सारे नियम बताए गए हैं कि भैया मौलिक अधिकारों को क्षीण किया जा सकता है या किन किन आधारों पर मौलिक अधिकारों का लोप होता है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो हम देख लेते हैं मौलिक अधिकारों को निलंबन या इनको किस तरीके से निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15(1) और 4 में दी गई विधियों के अनुसार जो सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे महिलाओं, बच्चों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कई सारे मौलिक अधिकारों को भी हस्तक्षेप सरकार द्वारा इसमें, संसद द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष
प्रावधान किए जाते हैं, या फिर उनके लिए कई सारी सीटों का आरक्षण किया जाता है, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किया जाता है, या बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जैसे कि शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो समानता वाला नियम है या समानता का जो अधिकार है उसका कुछ हद तक यहाँ पर हस्तक्षेप इसमें सरकार कर सकती है इन वर्गों के उत्थान के लिए। ठीक है, अगला है जब मार्शल लॉ लागू होता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो वहाँ पर संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, निर्बंधित कर सकती है या शिथिल कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें संसद नियम बनाकर, कानून बनाकर उनको शिथिल कर सकती है। 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस समय जो अनुच्छेद 19 है, जिसमें कि आपका वाक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है या मीडिया का जो प्रेस की स्वतंत्रता है, सब इसी में आता है। तो ये जब जैसे 352 या आपका राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में आता है तो अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उस समय स्वतः इसका निलंबन हो जाता है। और उसके साथ ही राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी समाप्त उस समय के लिए कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 जो कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इसको निलंबन यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे मौलिक अधिकार। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉल्यूशन करने का पूरा या आपका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।